अस्सलामुअलैकुम फ़र्दर, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। तो काफ़ी लोग आप में से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हाउ टू कवर सिलेबस, कहाँ से करना है, कैसे करना है। तो मैंने सोचा एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस को कंपाइल किया जाए और जवाब दे दिया जाए। सबसे पहले आपको मैं ये बताऊँ कि फोर्थ प्रॉफ जो है ना वो बहुत आसान है। मतलब जब हम प्रॉफ फेज से गुजर रहे होते हैं या फोर्थ ईयर में होते हैं तो हमें वो मुश्किल लग रहा होता है, बट दैट्स नॉट अ बिग डील। अगर आप बहुत अच्छी तैयारी करें और स्मार्ट स्टडी करें तो आपकी आराम से अच्छी तैयारी हो सकती है। लाइक यू हैव 4 सब्जेक्ट, तो अगर हम लोग पैथोलॉजी से स्टार्ट करें तो मॉर्फोलॉजी इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है और ऐसा लग रहा होता है कि ये बहुत हैक्टिक है। बट स्टिल आई विल लाइक कि आप लोग सोचेंगे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की एनाटमी से ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हो सकता ना कुछ भी। तो माई चॉइस, मतलब हर एक की चॉइस होती है, किसी को एनाटमी अच्छी भी लगती है। खैर, लेट्स लीव दिस। तो सबसे पहले हम अगर पैथो से स्टार्ट करें तो आपने सबसे पहले पैथो में ना एक स्मार्ट स्कीम फॉलो करनी है। जिन टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने हैं, लाइक MCQ ज़्यादा आने हैं, SCQ ज़्यादा आने हैं, जैसे आप लोगों का फीमेल सिस्टम है, मेल सिस्टम है, ब्रेस्ट और GIT। तो ये 4 टॉपिक हैं जिनसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, मतलब सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल ये होता है कि इनसे मतलब GIT से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, फीमेल से आ रहा है, और ये बहुत आसान टॉपिक हैं। तो आप लोगों के लिए मतलब कोई मुश्किल काम नहीं है इन टॉपिक्स को कवर करना। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनमें से MCQ भी अच्छे खासे आप लोगों के आ रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ये 4 टॉपिक कर लेना है। आप अक्सर बच्चे पूछते हैं किस बुक से करना चाहिए, तो ऑनेस्टली सेइंग कि इट डिपेंड्स कि आप मतलब शॉर्ट बुक पर्सन है तो आप लोग शॉर्ट बुक से कर सकते हैं, लाइक पैथोमा। लेकिन आइडियली आप लोगों को रॉबिन्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ना शॉर्ट बुक्स थोड़ा वोलेटाइल होती हैं। और मैं बाकी टॉपिक्स के लिए तो सजेस्ट करूँगी, लेकिन इन टॉपिक्स के लिए आई विल सजेस्ट आप लोगों को ना किसी बिग बुक को ही फॉलो करना चाहिए। मैंने बिग रॉबिन से ये 4 टॉपिक्स किए थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और इवन हम लोगों का एक क्वेश्चन आया हुआ था मेल सिस्टम से, तो वो लाइन रॉबिन में नहीं थी, मतलब मीडियम रॉबिन में, लेकिन वो बिग रॉबिन की लाइन थी कि उसका एक ट्यूमर मार्कर लिखा हुआ था। अब जो बच्चे मतलब मीडियम पढ़ के गए थे उनका ये क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। बट स्टिल अगर आप पास्ट अच्छे से करके जा रहे हैं और लकी इनफ या फिर आपकी चीटिंग हो जाती है तो इस तरह मतलब आपका ठीक हो सकता है। लेकिन कोशिश करेंगे ये, अगर आप लोगों ने पहले नहीं किए हुए तो बिग से आप लोग एक आध दफ़ा ना कंपेयर कर लें या डिफरेंस वगैरह देख लें। लेकिन स्टिल अगर आपको बिग रॉबिन करने में मसला हो रहा है तो फिर आप लोग मतलब मीडियम रॉबिन में जा सकते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन पैथोमा में थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा ये। और बात ये कि पैथोमा इज़ अ वोलेटाइल, के मतलब उसमें सारे समराइज़ करके पॉइंट्स बताए हुए हैं। अगर आपका रटा बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आप आराम से मतलब याद कर सकते हैं, और आपको मतलब वर्ड टू वर्ड याद हो जाती है पैथोमा, क्योंकि ना उसके हर वर्ड में एक कंसेप्ट है। आप अगर बिग बुक मतलब कोई बिग रॉबिन पढ़ रहे हैं तो आप एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और आपको एक ना मतलब बात समझ आएगी। और पैथोमा में उस पूरे कंसेप्ट को ना मतलब एक लाइन में लिखा होगा। तो अगर आपको वो याद रह सकती है तो फिर आप लोग पैथोमा के लिए जा सकते हैं। बट इन 4 टॉपिक्स के लिए आई विल सजेस्ट कि बिग रॉबिन से नहीं भी कर सकते तो मीडियम रॉबिन से ज़रूर करें। और उसके बाद फिर आप लोगों ने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कर लेना है। वो बहुत ही आसान है और बहुत सिलेक्टेड सा करना है। और मतलब उसमें से थोड़े से ही क्वेश्चन आते हैं बोन वाले पार्ट से, जो वो आपने बहुत अच्छे से कर लेने हैं। जैसे गाउट है, आर्थराइटिस है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं तो इनको आपने बहुत अच्छे से करना है। मस्कुलर सिस्टम जो है ना उससे मतलब 1-2 क्वेश्चन ही हैं जो आते हैं, तो वो आपने सिर्फ पास वाले कर लेने हैं। और उसके बाद फिर आप लोगों ने एंडो करनी है, और उसके बाद बाकी जो CVS आएगा वो करना है। अब CVS को हम लोगों ने, सीनियर ने कहा था कि आप लोग इसको पैथोमा से कर लें, तो हम लोगों ने किया था। और नेस्टली सेइंग, बल्कि हमें पैथोमा ही नहीं पास्ट भी साथ गए थे, पास्ट और पैथोमा से कर लें। तो हमने गलती की थी कि मतलब पैथोमा से सिर्फ पास्ट पेपर ही करके गए थे, और हमारा जो क्वेश्चन आया था वो पास्ट के अलावा था। तो आप लोग एक दफ़ा कम से कम पैथोमा से कर लें। और उसके बाद आप लोगों ने ना उसको मतलब जो पास पेपर है ना, पर्टिकुलरली पास पेपर्स में जो मॉर्फोलॉजीज आई हुई हैं तो उनको आप लोगों ने मतलब मीडियम रॉबिन से कर लेना है। अच्छा, उसके बाद ना अब बच्चे पूछते हैं कि मॉर्फोलॉजीज़ का क्या करना चाहिए। तो मॉर्फोलॉजीज़ कहाँ से करनी चाहिए, शॉर्ट बुक से करनी चाहिए। तो मैंने तो रॉबिन से की थी, और मतलब बिग रॉबिन में ज़्यादा मुश्किल लिखी हुई हैं, तो वो आपने इतनी टेंशन नहीं लेनी। आप लोग मतलब अगर फीमेल और इस तरह के टॉपिक अगर बिग से कर लें तो वहीं से कर लें, वरना आप मीडियम से भी कर सकते हैं। वैसे जो टॉपिक बिग से कर रहे हैं तो उनकी मॉर्फोलॉजी इंपॉर्टेंट वाली बिग से ही कर लें, लेकिन यू कैन गो फॉर मीडियम एज वेल। लेकिन बच्चे पूछते हैं शॉर्ट बुक्स वगैरह मॉर्फोलॉजीज़ की आई होती हैं ये वो। ऑनेस्टली सेइंग मेरा मतलब शॉर्ट बुक्स मॉर्फोलॉजीज़ के लिए यूज़ करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं। मतलब हमारी क्लास के बच्चे यूज़ करते थे और अच्छी होंगी, लेकिन अगर आप लोग मीडियम रॉबिन वगैरह से भी करते हैं तो आप लोगों को मैं याद करने रखने के टिप्स बता सकती हूँ कि इसमें आप लोगों ने ना, अगर आप एक पर्टिकुलर चीज़ की मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप उसको ना समराइज़ करना है। मतलब अपनी बुक की साइड पे ना उसके मतलब अगर आप 2 लाइन्स पढ़ रहे हैं और एक उसका फीचर मिल रहा है कि ए टिप क्या है या कुछ भी है,
जैसे मैं आपको मिसाल दूँ कि अगर गाउट में हमें यूरेट क्रिस्टल्स मिल रहे हैं तो आप ना मतलब उस पूरी लाइन का ना एक 2-3 वर्ड्स में निचोड़ लिख के ना साइड पे लिख दें। तो इस तरह की होगा कि आप लोग जब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रिवीजन करेंगे ना, आप वो 3-4 वर्ड्स देखोगे ना तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा इसके बारे में ना मैंने ये बात पढ़ी थी। और ये मैं आपको सिर्फ मॉर्फोलॉजीज़ के लिए नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए, हर टॉपिक के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि मतलब आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना उसको समराइज़ करके 1-2 वर्ड साथ में लिख लें, कुछ स्टिकी नोट्स लगा लें या किसी साइड में पेज रख के उसमें लिख लें। इसका ये फ़ायदा होता है कि आप नेक्स्ट टाइम जब बुक खोलते हो ना तो ऐसे लग रहा होता है ये सब वोलेटाइल है, आपको कुछ भी याद नहीं है, सारा कुछ भूल गया है। तो आप लोग उन वर्ड्स को देखोगे, आपको याद आएगा कि हाँ ये 2-3 चीज़ें पढ़ी थी, ये था ये था ये था। उसके बाद जब आप टॉपिक पढ़ोगे ना तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। दिस इज़ सो एक्यूरेट टिप, मतलब आप लोग इसको ज़रूर फॉलो करें। और उसके बाद फिर अब एक बात रह गई है CNS में आप लोगों ने ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, एंड में कर लें और सिलेक्टिव करना है CNS पैथो में। लाइक आप लोग इसकी ट्यूमर्स बहुत अच्छे से करें, ट्यूमर्स की क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग रॉबिन को फॉलो कर सकते हैं, बिग या मीडियम को, और मीडियम से ट्यूमर्स हो जाते हैं CNS के, तो आपने CNS ट्यूमर्स बहुत अच्छे से कर लेने हैं। और उसके बाद पार्किंसन और 1-2 डिजीज़ हैं जो पास में रिपीटेड आई गई हैं, मेनिंजाइटिस आया हुआ है, तो वो आप लोगों ने कर लेना है। तो इस तरह आप लोगों की पैथो ना आसान हो जाएगी। अच्छा, जैसे हम लोगों का ना हर ईयर में एक सब्जेक्ट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब थोड़ा डोमिनेटिंग भी होता है और थोड़ा लेंथी सिलेबस भी होता है। तो इसमें जो आपका 4th ईयर है इसमें आपकी पैथो ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जाती है, लेकिन इसका पेपर बहुत ज़्यादा आसान आता है। हमारे टाइम में थोड़ा मुश्किल आया था, पैटर्न चेंज हुआ था। लाइक ऐसे क्वेश्चन आए थे कि मैंने ना अपनी सिस्टर की बुक यूज़ की, तो उसमें ना एक क्वेश्चन में UQ था, लेकिन पास्ट 5 to 7 ईयर्स हमारे पास जो हाफिज़ बिलाल के होते हैं या टॉपिकल का PDF था, वहाँ कहीं नहीं था वो क्वेश्चन। तो आई इग्नोर्ड कि ये टॉपिक तो नहीं आ सकता, एंड बिलीव मी वो क्वेश्चन आया हुआ था। तो जो टॉपिक कभी भी किसी पास पेपर में आया तो वो आ सकता है। अच्छा, हमारे टाइम बड़ा ये हाइप क्रिएट हुई थी कि पेपर मुश्किल आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गए थे। ऐसा नहीं था कि पेपर कोई मतलब रॉकेट साइंस था या बहुत मुश्किल था, ऐसा नहीं था, वही टॉपिक्स आए हुए थे। बट ये था कि टिपिकल लाइन जो सिनेरियो रिपीट होते आ रहे थे कि ये इतनी ईयर ओल्ड है, फलां ये वो थोड़ा सा मतलब उनको ना ट्रिकी वे में पूछा गया था। और जैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ गाउट आई हुई है तो मतलब उसमें पैथोजेनोमिक हॉल मार्क्स पूछे हुए हैं, और इस तरह मतलब ना थोड़ा सा चेंज करके, और सिनेरियो की टाइप्स चेंज थी। और ना जो टॉपिक पास्ट में कभी ना कभी आया था, मतलब इवन मैं कहूँ 10 साल पहले आया हो, 7-8 साल पहले आया हो, तो वो टॉपिक्स आए हुए थे। तो आप लोगों ने ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कभी भी नहीं छोड़ना। और अगर स्टिल आप लोगों को मतलब वो नहीं हो रही, तो जो टॉपिक मतलब आप लोगों को लेक्चर्स में पढ़ाए जाते हैं तो उनको एक दफ़ा ज़रूर रीड कर लें। तो इस तरह आप लोगों की पैथो की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप लोगों से का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और उसके बाद फिर आपका सेकंड सब्जेक्ट जो है ना वो आई है। तो आई का पेपर बहुत ट्रिकी आता है और बहुत मुश्किल आता है, ये बात तो मशहूर है। लेकिन इसमें ना आप लोगों को आई को बहुत अच्छे से पढ़ना है। लाइक अगर मैं कहूँ सबसे ज़्यादा वोलेटाइल सब्जेक्ट था तो वो आई था। हालांकि मैंने अपनी प्रेप स्टार्ट की तो मैंने बहुत अच्छे से आई को पढ़ा था, लेकिन जब मैं प्रॉफ में बैठी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फ़र्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, बट ऐसा होता नहीं है। वही ट्रिक काम आता है कि आप लोगों ने ना जो भी टॉपिक पढ़ना है साइड पे मतलब 1-2 वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं हर पैराग्राफ के साथ साथ। तो पहले ना अपने वर्ड्स देख लें कि आपने ये बात लिखी हुई है, तो आपको ना थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, इसमें ये की पॉइंट्स आएंगे। तो उसके बाद फिर आप लोगों ने वो टॉपिक पढ़ना है तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके अलावा ना मार्किंग साथ साथ कर लिया करें। जैसे अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं और वो बार बार पास में आ रहे हैं तो उसको ना UQ लिख लें, ताकि आप लोग जब पढ़ने बैठे हैं तो आप उसी वक्त मतलब अपनी बुक पे UQ लिखा हुआ देख रहे हैं तो उसको इसी लिहाज से करें कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद आपने ना आई के लिए ये सबसे पहले ना आईलिड बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजक्टाइवा, कॉर्निया, रेटिना, आइरिस, और ये टॉपिक आप लोगों ने मतलब कर लेने हैं। और रेटिना तो आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपके 2 SQ आते हैं और इसमें मतलब आप लोगों ने क्वेश्चन ड्रॉप नहीं करना होता। तो आप लोगों ने इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लेना है। और इसमें से बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, लाइक हमारा अपना भी एक ट्रिकी सा क्वेश्चन आया था, बहुत से बच्चों का ड्रॉप हो गया था वो क्वेश्चन, तो वो मतलब गलत हो गया था। तो आप लोगों ने उसके बाद फिर नेज़ोलैक्रिमल डक्ट वाला कर लेना है, और रेड आई की काजीज़ और आइरिस कर लेना है। मतलब बाकी जो एरर ऑफ रिफ्रैक्शन, रिमेनिंग टॉपिक्स वगैरह, लेंस भी अच्छे से करना है। और ग्लूकोमा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोमा से भी क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, आई में ना थोड़ा सा ये इशू आ रहा होता है कि आप लोगों को इवन ये भी नहीं पता चल रहा होता कि ये टॉपिक आपने मतलब आपका ये क्वेश्चन किस टॉपिक से आया हुआ, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ। तो आप लोगों को ना जो भी बुक फॉलो करें,
तो आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है और मतलब उसके ना साथ साथ इसी व्यू से पढ़ना है कि ये पॉइंट्स आ सकते हैं इस सिनेरियो में और इस कंडीशन से इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब थोड़ा सा कंपेयर करके पढ़ें और पास पॉइंट्स को ना की मतलब जहन में रखें। और अगर आप टॉपिक और पास पेपर कर रहे हैं तो आप उस क्वेश्चन के ना मतलब उस टॉपिक के जो की पॉइंट्स रिपीटेडली पास में आए हैं तो उस टॉपिक के ऊपर लिख दें ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। और इसमें ना आप लोगों ने आई को बहुत अच्छे से पढ़ना है और ये मतलब अपने प्रिपरेशन में भी मार्जिन रखना है कि इसको रिवाइज़ करने का भी मार्जिन होना चाहिए। और इसके अलावा ना आप लोग इसको MCQs वगैरह के लिए जो जोगी बुक है मतलब उसके एंड में जो MCQs दिए होते हैं वो भी आपने साथ साथ कर लेने हैं। और इसके अलावा इसको मतलब आपने पास पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना है, लेकिन ज़्यादातर ना थ्योरी पे फोकस करना है क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद फिर आपका टॉपिक सब्जेक्ट है ENT। तो ये ENT बहुत आसान सब्जेक्ट है, मतलब अगर देखा जाए ढिंगरा देखने में बहुत बड़ी लेंथी सी बुक लग रही है, लेकिन अगर आप करने बैठे हैं तो इट्स सुपर इजी। मतलब वैसे दिखने को कोई 10 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर हैं, 12 चैप्टर हैं, लेकिन जब आप करने बैठते हो तो बहुत ज़्यादा आसान है। मतलब 1-2 पेजेस के चैप्टर हैं और उनमें से आप लोगों ने सिलेक्टेड करना होता है और वही पेपर्स में आता है। तो मतलब ये नहीं है कि बाकी सब छोड़ देना है, लेकिन ये है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। और एनाटमी वगैरह जो है ना वो लक होती है, एनाटमी से ना MCQs आते हैं। तो बेस्ट ये है कि आप लोग एनाटमी साथ साथ कर लें, मगर अगर टाइम नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क है कि आप लोग एनाटमी नहीं कर रहे और उसमें से MCQs आ जाते हैं तो आपके अच्छे खासे MCQ ड्रॉप हो सकते हैं। तो हमारा ये एक्सपीरियंस था कि हमारे MCQ बहुत ज़्यादा आसान आए थे, मतलब पास पेपर्स वाले आए हुए थे, पास कीज़ वाले, लेकिन इट डिपेंड्स एंड इट वेरीज। तो आप लोगों ने एनाटमी नहीं छोड़नी, टाइम मिले तो इसको कर लेना है, लेकिन पहले ज़्यादा फोकस आपका ज़ाहिर है उन टॉपिक्स में होना चाहिए जो रिपीटेड आते हैं पास क्वेश्चन के। तो इसमें आपने ये स्कीम बनानी है कि आपने इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। मतलब ये नहीं कि इसको पढ़ना नहीं है, इसको ना बहुत मतलब क्विकली पढ़ना है। जैसे अगर आप एयर कर रहे हैं तो ये नहीं कि एक चैप्टर पढ़ के आप खुश हो जाएंगे जी हमने बहुत सारा पढ़ लिया, नहीं। आपने एयर को 2 या 3 दिन में ख़त्म करना है, फिर नोज़ को 3 दिन में करें, थ्रॉट को 4-5 दिन लग सकते हैं। तो आपने ना मतलब ये ख्याल करना है कि जिस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि हो सकता है उसी से क्वेश्चन आ जाए और आपको क्वेश्चन खामखा में ड्रॉप हो जाए। और इसमें ना मतलब अगर आप लोग डिस्टिंक्शन प्लान कर रहे हैं तो फिर आपको एनाटमी ज़रूर पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर स्पेशली आप ENT की डिस्टिंक्शन का वाइवा देने जा रहे हैं, अक्सर बच्चे जाते हैं, तो आपके सारा वाइवा एनाटमी की बेस पे होने वाला है। तो आपने एनाटमी अच्छे से कर लेनी है उसके लिए। और उसके बाद सर्जिकल टेक्निक्स हैंड में दी हुई हैं वो भी आपने साथ साथ अच्छे से कर लेनी है। इसका ये तरीका है कि आप लोग जैसे एयर कर रहे हैं तो उसकी 2-3 सर्जिकल मतलब टेक्निक्स पर डे कर लें। और उसके बाद फिर आपका सब्जेक्ट है CM ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था आपने करना किस बुक से है। बड़ा हम लोग कंफ्यूज थे, कोई एक्सेल पढ़ रहा है, कोई क्या पढ़ रहा है, कोई क्या पढ़ रहा है। और मज़े की बात यह कि पेपर जब आया था तो सबका एक ही हाल था और MCQs के लिए कन्फ्यूजन हो रही थी, हर बुक में डिफरेंट आंसर थे और ये वो। तो इसमें आपने ना CM में ये करना है कि इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना आपने टॉस को देखना है, जिन चैप्टर से कंफर्म है कि इससे पूरा क्वेश्चन आना है। इसमें चैप्टर भी बहुत ज़्यादा है और आपके पास टाइम कम हो रहा होता है प्रेप्स वगैरह में, तो आपने जिस चैप्टर से पूरा क्वेश्चन आना है मतलब अगर या 2 चैप्टर्स को मिला के एक क्वेश्चन आना है तो आपने सबसे पहले वो क्वेश्चन चैप्टर्स कर लेने हैं जिनसे आपके MCQ आने हैं। और उसके बाद फिर आप लोगों ने बाकी चैप्टर्स करने हैं। ज़ाहिर है आप MCQs को भी इतना ड्रॉप नहीं कर सकते और कभी कभी डिफरेंट उससे टॉस मतलब फॉलो नहीं होता और डिफरेंट चैप्टर से भी क्वेश्चन आपके आ रहे होते हैं। तो बस यही है कि पहले आप लोग टॉस उठाएं, उसी के मुताबिक ही अपनी पेयरिंग स्कीम बनाएं कि अगर आप एक दिन कर रहे हो तो मतलब उसमें अगर 4 चैप्टर्स पर डे भी आप लोगों के आ रहे हैं डिवीजन में तो आप लोगों ने वो चैप्टर्स पहले करने हैं जिनमें से SCQ आते हैं। और कोशिश करना कि मतलब एक लेंथी चैप्टर रख रहे हैं तो एक साथ में शॉर्ट चैप्टर रख लें ताकि आप लोगों का टाइम मैनेज हो जाए। और इसमें इतना मतलब बहुत ज़्यादा सर पे सवार करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको भी ज़ाहिर पढ़ना तो पड़ता है। और डेफिनेशंस वगैरह पर फोकस करें, वाइवा में आप लोगों से सुन रहे होते हैं। और बायोस्टैट और इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है ना वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, उनको ड्रॉप नहीं करना, क्योंकि ये तो आपके मैथ की तरह फुल मार्क्स आपको आराम से मिल सकते हैं। तो अब आपके ये 4 सब्जेक्ट के बारे में ब्रीफ गाइडलाइंस तो हो गई। अब ये है कि आप लोगों के पास टाइम कम है, लाइक यू हैव आई थिंक 2 मंथ्स और 3 मंथ्स, और उसके बाद आप लोगों के सेंड अप और प्रॉफ स्टार्ट होने वाला है, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली 2 मंथ्स। तो आप लोगों ने ना इसमें इस टाइम को वेस्ट नहीं करना, इसको मैक्सिमम अवेल करें, दैट्स द टाइम। आप ये कोशिश करें कि ज़ाहिर है आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा, असेसमेंट में पढ़ रखा होगा, और अगर किसी ने नहीं भी पढ़ रखा तो स्टिल यू हैव टाइम एंड यू कैन कवर सिलेबस। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों का ना एक दफ़ा प्रेप से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए ताकि आप लोगों को ना आसानी हो। तो आप लोग अपना ना एक प्लान बनाएं, एक स्टडी प्लान बनाएं और उसमें ना
सब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। लाइक आप पैथो डेली बेसिस पे अगर कर रहे हैं तो आप उसके साथ सीएम के कुछ चैप्टर्स कर सकते हैं। तो आप लोग ना एक प्लान बनाएं और मतलब उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। आप एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर दें, उसको अच्छे से करें। उसके जो टॉपिक आप लोगों ने असेसमेंट में कभी नहीं किए, मतलब असेसमेंट में इवन अगर आप लोग पास पेपर भी करके गए हैं तो आपको थोड़ा बहुत मतलब आइडिया है, थोड़ा सा आपने वो टॉपिक्स गो थ्रू किए हुए हैं, तो आप लोग ना कोशिश करें कि जो चैप्टर असेसमेंट्स में कवर नहीं हुए, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स जो कवर नहीं होते, तो आप लोग वो टॉपिक्स पहले कर लें, क्योंकि ज़ाहिर है फर्स्ट टाइम एक टॉपिक को पढ़ना ज़रा मुश्किल हो जाता है। और अगर आपने पास वगैरह भी देखे हो तो वो आपको फिर भी मतलब आसानी से हो जाता है। तो टॉस को भी साथ देखना है कि टॉस के लिहाज से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, तो मैं तो आई थिंक हर टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा होता है, तो आपने जो टॉपिक मतलब नहीं किए हुए पहले उनको अच्छे से करें, और उसके बाद फिर आप लोगों ने मतलब बाकी अपने टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज़ करें। और उसके बाद पहले कोशिश कर लेंगे हर सब्जेक्ट के ना जो टॉपिक नहीं किए। उसके बाद अगर आप लोगों का स्टैंड अप आ जाता है, आप लोगों को स्टैंड अप प्रेप्स भी मिल जाएंगी, लीव्स वगैरह, तो उसमें भी आपके पास टाइम होगा। तो आप कोशिश करें कि मैक्स पहले तो सारे स्टैंड अप्स हो जाएँ तैयार। लेकिन अगर इवन आप लोगों ने पहले कम पढ़ा हुआ और आपसे नहीं मैनेज हो रहा, तो आप लोग मतलब स्टैंड अप के लिए 2 सब्जेक्ट्स के लिए जा सकते हैं। मतलब कोई 2 सब्जेक्ट कम्प्लीटली बहुत अच्छे से तैयार कर लो कि आप लोगों का ना इतना अच्छा तैयार करो कि प्रॉफ की तैयारी हो जाए, और वो 2 सब्जेक्ट आप स्टैंड अप के लिए फुली तैयार कर लो, और बाकी 2 के लिए आप पास पेपर्स के लिए भी जा सकते हो। लेकिन सेफ साइड पे आप इस वक्त होंगे जब आप लोग सारे टॉपिक सारे चैप्टर्स ही कर लें, आई मीन सारे सब्जेक्ट्स। तो ये आप लोगों का स्कीम होगी। और उसके बाद बाकी आप लोगों ने ना एमसीक्यूज़ वगैरह के पॉइंट्स पर फोकस करना है। और एमसीक्यूज़ के लिए यही है कि आप लोग पास्ट कीज़ वगैरह भी देख सकते हैं। और ना लेकिन वो मतलब प्रॉफ वाले दिन ज़्यादातर बंदा पेपर देने जा रहा है तो पास्ट कीज़ देख के जा रहा होता है, वो आप लोगों के प्रॉफ के लिए मतलब टेक्निक्स टिप्स वगैरह हैं। तो अगर वक्त मिला तो मैं शायद आप लोगों के लिए एक और वीडियो बना दूँगी हाउ टू डू दिस। लेकिन आई थिंक नहीं टाइम मिलेगा तो आप लोगों के लिए यही टेक्निक है कि अगर आप प्रॉफ के लिए जा रहे हैं और आपका एक पेपर है तो आप उसके पास की ज़रूर देख के जाएं। मतलब इसमें आपका टाइम नहीं वेस्ट हो रहा। अगर आप लोग मतलब सपोज़ कोई 10-15 कीज़ भी कर लेते हैं और उसमें से आपके 15 एमसीक्यू आ जाते हैं, तो आप लोगों का आराम से ना एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि हाँ मुझे कुछ तो आते हैं, और उसके बाद कुछ आपके वैसे ही ठीक हो जाते हैं अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल पेपर आया हुआ है। तो आप लोगों ने पास कीज़ को इग्नोर नहीं करना। लेकिन अभी के लिए ये है कि अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो आप जो 5 एमसीक्यूज़ की बुक्स होती हैं वो आप लोग पीडीएफ मंगवा सकते हैं, हार्ड कॉपी में ले सकते हैं। और सपोज़ अगर एक टॉपिक आपने ख़त्म किया, ईयर ख़त्म किया या ईयर का कुछ चैप्टर ख़त्म किया, तो आप लोग उस चैप्टर के एमसीक्यू साथ साथ कर सकते हैं। तो ये आप लोगों की ना इस वक्त के लिए अच्छी टेक्निक है। और फिर उसके बाद आप लोगों की प्रेप्स आएंगी, तो प्रेप्स में आप लोगों ने ना कोशिश करनी है कि अपना एक बहुत अच्छा स्केड्यूल बनाएं और उसमें अपने डेज़ रखें। लाइक आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट मेरे पास ईएनटी के लिए 5 डेज़ थे, सीएम के लिए 4-5 डेज़ थे। हमारी प्रेस बहुत कम थी। और इसके अलावा पैथो के लिए काफ़ी टाइम लगा था, कोई 9-10 दिन देने पड़े थे। और आई के लिए भी इसी तरह। तो आपने कोशिश करनी है कि ना पहले वो सब्जेक्ट कर लें जो आप लोगों का ना मतलब पैथो आपका आखिरी पेपर होता है, फर्स्ट पेपर होता है सॉरी, तो आप उसको एंड में भी कर सकते हैं और प्रॉफ के लिए तैयार करके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है तो आप स्टार्ट में कर सकते हैं और फिर एंड में उसको दोबारा रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो आपने मतलब अगर अच्छे से की हुई है तो आप पैथो को एंड में कर सकते हैं, और पहले आप लोग मतलब सीएम से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप ईएनटी से स्टार्ट कर सकते हैं, आई से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने आई से स्टार्ट किया था और नेस्ले सिंह मैंने बहुत अच्छी तैयारी की थी। आई वाज लाइक आई सो ईजी एंड मुझे याद रहने वाली है और मेरा प्रॉफ बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन वो 1 महीना गुजरने के बाद प्रॉफ में वो बिल्कुल भूल जाती है। तो आप लोग कोशिश करना कि आप लोग ना पहले ईएनटी या सीएम कर लो। और ईएनटी भी थोड़ी वोलेटाइल है, लेकिन ना इट्स ईजी कि आप लोग ना प्रॉफ में थोड़ा मैनेज कर सकते हो। और अपने ना मतलब डेट शीट के अकॉर्डिंग देखना कि जिस पेपर में 2 दिन है, रिवाइज़ करने का टाइम कम है, तो उसको आप ना मतलब मिड में रख सकते हैं पैथो से पहले, ताकि आप लोग ना उसको मतलब आप लोगों ने रिसेंट पढ़ा हो, ताकि आपको प्रॉफ में याद रहे। Thank you so much for watching and don't forget to subscribe the channel and remember me in your prayers. Thank you.